फलोड़ी का सत्ता बाजार बहुत मशहूर है। मशहूर कई बातों से है, लेकिन चुनाव के बाद जो फलोड़ी बाजार की एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस होती हैं, यानी चुनाव खत्म हो गए उसके बाद फलोड़ी बाजार में इस बात पर बात चलना शुरू हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में सरकार किसकी आने जा रही है। तो सत्ता बाजार क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। ट्विटर के ऊपर कल मैं देख रहा था, सब ने अपने अपने आंकलन लगा दिए हैं। कुछ लोगों ने आंकलन किया है कि 80 से 90 सीटें कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगभग कोई 270 के करीब या 300 के करीब सीटें जीतेगी। फलोड़ी बाजार में क्या चल रहा है वो आप तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं 6 फेज चुनाव के हो चुके हैं, आखिरी फेज 1 जून को 4 को नतीजे निकलने वाले हैं। अब फलोड़ी का सत्ता बाजार कह रहा है, क्या कह रहा है? फलोड़ी का सत्ता बाजार पहले 6 चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को 290 सीटें दे रहा है 543 में से। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि फलोड़ी का सत्ता बाजार कह रहा है कि बीजेपी 290 सीटें लेकर दोबारा से सत्ता में आने जा रही है। हालांकि इसी फलोड़ी के सत्ता बाजार ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बीजेपी 300 सीटें ले जाएगी। और जहां तक 400 पार का नारा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा कि हमने जो 400 पार का नारा दिया वो सिर्फ और सिर्फ हमने टारगेट सेट कर दिया था, और पूरा विपक्ष जो है उसी 400 पार के चक्कर में पड़ गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के घटक दल जो हैं, अगर आप उन सबको मिलाकर देखेंगे तो वैसे भी तो एनडीए और 400 के पार है। तो कोई 400 पार का नारा कोई हमने बिना सोचे समझे या 400 पार के नारे में राजनीति छुपी हुई थी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वहीं कांग्रेस के नेता ये कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कह रहे हैं कि भाई कहा यह जा रहा था कि 400 सीटें ले लेंगे, लेकिन जब देखा कि मौसम और हवा बदल गई है तो पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमने तो कभी कहा ही नहीं था 400 पार। लेकिन अब सत्ता बाजार की बात करें, आप सिफोलॉजिस्टों की बात करें, एग्जिट पोल्स आपकी बात करें, सभी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से केंद्र में सत्ता में आने जा रही है। नंबर क्रंचिंग कि बीजेपी के नंबर कितने आएंगे उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार सत्ता में आने का मतलब यह हो गया कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वही सेटअप होगा जिस सेटअप को आप पहचानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की अनथक कोशिशों के बावजूद, सारे क्षेत्रीय दल के एक साथ आने के बावजूद, अगर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आते हैं तो वो जो सीएसडीएस ने एक सर्वे कराया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, आपकी जितनी भी मेहनत थी, वो कोई काम नहीं आई। अब उसके अलावा बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, उसमें सभी सर्वेज में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी होगी, लेकिन 303 सीटों से ज्यादा इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। यह कहा जा रहा है कि 370 और 410 भी एनडीए के पास नहीं होगा, उससे भी कम होगा। अच्छा, उसके बाद 300 सीटें एनडीए के लिए कही जा रही हैं। उसके अलावा अगर इसी तरीके से सेमको सिक्योरिटीज की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है 300 से 320 सीटें जीतेगी। और उसी तरीके से अरिहंत कैपिटल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि 2019 का जो उनका परफॉर्मेंस था उसको वो दोबारा से दोहराएंगे। दूसरी तरफ सिफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, इस समय योगेंद्र यादव की जबरदस्त आलोचना हो रही है। योगेंद्र यादव स्वराज अभियान राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। कल लंबा चौड़ा उन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई सिफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एक राजनेता हूं और नेता के तौर पर जो मुझे महसूस हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा, उनकी प्रेडिक्शन है कि बीजेपी 272 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, उसको पार नहीं कर पाएगी। 50 सीटों का बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन वहीं पर जन स्वराज राजनीतिक दल के नेता और एक एज सिफोलॉजिस्ट जिनका नंबर और जिनकी नंबर गेम पर पकड़ बाकी सभी नेताओं के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है, चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत
दिलाने की बात करें, उसमें प्रशांत किशोर का बड़ा जबरदस्त, बड़ा अहम रोल रहा है। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़े नंबर के साथ आ रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, और विपक्ष का जहां तक ताल्लुक है, विपक्ष कुछ थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका इंप्रूव होगा, मगर बाय एंड लार्ज ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। उस पर उनके इंटरव्यूज भी हुए और कई इंटरव्यूज में वो नाराज भी नजर आए। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू जो है करण थापर ने किया, करण थापर ने जब प्रशांत किशोर को ये याद कराया कि आपने हिमाचल चुनाव को लेकर भी यही कहा था, और आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हार रही है लेकिन बाद में कांग्रेस जीत गई, आपने कर्नाटका को लेकर यही प्रेडिक्शन किया था लेकिन बाद में कांग्रेस जीत गई, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कहां पर मैंने ऐसा कहा था, दिखाएं। फिर उसके बाद उन्होंने उनका ट्वीट भी बताया और उन्होंने जो बयान दिया था वो भी उनके साथ शेयर किया और उनको कहा कि आपने ये बयान दिया था। अब जहां तक ताल्लुक है इस नंबर क्रंचिंग गेम का, तो उसमें ये जो कहा जा रहा है, योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी 4 सीटें गेन करेगी, उड़ीसा में 2, तेलंगाना में 3, आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत सकती है, 1 सीट तमिलनाडु केरला में वो जीत सकती है। वेस्ट बंगाल में ऐसा लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 18 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 22 जीत सकती है। और योगेंद्र यादव ने जब टैली की बात की, उन्होंने कहा कि बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये वो राज्य हैं जिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र को लेकर भी उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया है कि वहां पर भी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे है, उनको फायदा हो सकता है, और शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर 20 सीटें हार सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हो सकता है। तो अब ये उनकी सारी प्रेडिक्शंस है, लेकिन इसी तरीके से जब आप न्यूज 24 की बात करते हैं या बाकी चैनलों की बात करते हैं, उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि जो बातें ये कर रहे हैं, योगेंद्र यादव कर रहे हैं, इनका जमीनी स्थिति के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालात बिल्कुल उसके उलट हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नंबर के साथ दोबारा से चुनाव जीतने जा रही है। अब इसका मतलब यह कि सिफोलॉजिस्ट अगर ये बात कर रहे हैं, और लगभग सभी का एग्रीमेंट इस बात के ऊपर है कि बीजेपी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है, तो यह मैटर नहीं करता कि बीजेपी का नंबर 290 होगा या 300 होगा। यह भी मैटर नहीं करता कि बीजेपी का नंबर 280 तक रहेगा। बात सबसे बड़ी यह है जो एक बार 2010 में लालू प्रसाद यादव ने कही थी। उन्होंने कहा था जब आप दिल्ली आते हैं तो आप लेके क्या आए, आपका नंबर कितना बड़ा है वो मैटर करता है, और 5 साल के लिए आप दोबारा से सरकार में आने जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हराकर, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़कर अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है, वाकई ये अपने आप में अचंबा है। ये आजाद भारत में 2000 अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू या उसके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, उसके बाद कभी किसी प्रधानमंत्री को यह मौका नहीं मिला कि वो दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात 2002 जीतने के बाद से लेकर उनके राजनीतिक जीवन की जब से शुरुआत हुई है, साल 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब से लेकर अब साल 2024 है, 22 साल से एक व्यक्ति लगातार चुनाव जीतता जा रहा है। चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, हार का सामना कहीं अभी तक नहीं करना पड़ा। जहां पर भी पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो लोगों के सामने आए तो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, और जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए हैं तब से लगातार वो प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। और ये बात भी सही है, बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे सोफोलॉजिस्टों ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन शुरू करते हैं, साल 2014 में प्रशांत किशोर था कि जी उसने कैंपेन डिजाइन की थी, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर 2019 में नहीं थे, अब 2024 में भी वो नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि कैंपेन डिजाइन कोई भी करे, अगर आपका नेता सक्षम है, अगर आपका नेता भागने दौड़ने वाला, और यह भी बात प्रधानमंत्री को इस बात का भी श्रेय जाता, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस पूरी कैंपेन के दौरान 72 इंटरव्यू चैनलों को, वेब पोर्टलों को, और उसके अलावा रेडियो को, और रेडियो के अलावा अखबारों को दिए हैं। 72 के करीब इंटरव्यू, और कितनी जनसभाएं प्रधानमंत्री ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में
कितनी जनसभाओं को संबोधित किया है, वो भी अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। तो जब आपका जो लीडर है वो इतना पावरफुल हो तो उसके मुकाबले में विपक्ष का नेता भी उस लीडर के मुकाबले का, उस लीडर की टक्कर का होना चाहिए। अब जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देखकर एक बात बड़ी, और ये कांग्रेस के सभी नेताओं को या जितने नेता विपक्ष में उनको देखकर बड़ी हैरानगी एक बात पे होती है। सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहते हैं, गोदी मीडिया, चापलूस, चमचे, ये सारी बातें करते रहते हैं। अगर इसका मतलब उनको ये लगता है कि भारत के आम नागरिक के मनस पर, भारत के आम नागरिक के दिमाग पर टेलीविजन चैनलों का, ट्विटर का और फेसबुक का और इंस्टाग्राम का असर है, जबकि अगर कोई उन्हें उनका बड़ा नेता पार्टी का बताता कि भारत में चुनाव शहरों से नहीं गांव से जीता जाता है, और अगर चुनाव गांव से जीता जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने गांव को कन्विंस कर दिया है कि आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो क्यों विपक्ष इस चीज को, अगर ये सारी बातें हो रही है, इसको टक्कर देने में असमर्थ है? यानी आपकी सारी एनर्जी मीडिया को क्रिटिसाइज करने में, वेब पोर्टल्स को क्रिटिसाइज करने में, और आपकी पूरी एनर्जी चली जाती है इन तमाम कामों के अंदर। और उसके बाद इस एनर्जी और इस कैपेसिटी के साथ अगर आप भी काम करें कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72-73 इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस बात को भी तो समझे कि टेलीविजन, रेडियो, वेब पोर्टल, अखबार के जरिए भी तो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पर मुझे लगता है गंभीरता के साथ विपक्ष को सोच विचार करना चाहिए। 4 जून को क्या होगा हमारी भी उस पर नजर होगी, लेकिन फिलहाल फलौड़ी का सत्ता बाजार कह रहा है कि बीजेपी 4 जून को दोबारा से सत्ता में आने जा रही है।